नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है अचीवर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स के पार्ट थर्ड को। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस कवर की हैं और आप ऑलरेडी हाइड्रोजन फैमिली के बारे में जान चुके हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम इन सब के यूजेस को ख़त्म कर देंगे। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है बिकॉज इनके कहीं ना कहीं उपयोग आपको पूछे ही जाते हैं। हर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि तांबे का क्या प्रयोग है और तांबे कितना % तांबा जस्ते में होता है, या जस्ते जस्ते को मिला दें तांबे में तो क्या बन जाता है। क्लियर, ये सारी बातें। पीतल क्या है, और पीतल जिसको आप ब्रास बोलते हैं। इसी प्रकार से ब्रॉन्ज मेटल जो होता है, कांस्य पदक, कांस्य में कितना तांबा, कितना टिन। तो ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने नंबर 8 कवर कर लिया था, यानी ऑक्सीजन फैमिली कवर कर ली थी। अभी हम फ्लोरीन फैमिली शुरू करेंगे। यस, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। क्लियर। और हम स्कूल कॉलेज में ऐसे पढ़ा करते थे, फैट कर्ली ब्राउन इंडियन आंटी। क्लियर हो गया? तो मतलब चाहे इसको मजाक में याद रखें। देखो, थोड़ा बहुत हंसी खुशी में अगर चीज़ें याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हमेशा भी हम फॉर्मल या सीरियस नहीं रह सकते, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल होता है। और यही टीचिंग एड्स में सिखाया जाता है कि जब कभी भी आगे कोई बीएड की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें साफ साफ बातें कही जाती हैं कि टीचर को फॉर्मल होना चाहिए बट इनफॉर्मल भी होना चाहिए। मतलब अगर दोनों का मिक्सिंग नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हम बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा पॉइंट डालते हैं ताकि चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। आपकी एनसीईआरटी में बाकायदा कई बड़े अच्छे ऐसे पॉइंट लिखे होते हैं जिनको याद करने, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऐसी बातें डाल देते हैं जो मजाकिया लगती हैं और बिल्कुल बात सही है। क्लियर हो गया? तो फैट कर्ली ब्राउन इंडियन आंटी, हमें इस फॉर्मूले से वैसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब जिससे है वो हमें याद होना चाहिए। बिकॉज कई बार इनका क्रम बहुत मायने रखता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अपने आप ही निकाला जा सकता है। कैसे? ये नंबर आपने पढ़ा था 8, 18, 18, 32, जो हमें नील बोहर ने दिया था। तो अगर इसमें हम 8 जोड़ दें, फर्दर उसमें 18 जोड़ दें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड किए मेटल नॉन मेटल वाली, तो वो देखें ताकि आप इनके क्रमों को सही ढंग से समझ पाएं। तो 9 में 18 जोड़ दें आप, 17 आ जाएगा। सॉरी, 9 में 8 जोड़ दें तो 17 आएगा। 17 में 18 जोड़ कितना आएगा? 35। 35 में फिर 18 जोड़े कितना आता है? ये हो गया 3 और 5 53। 53 में ये जोड़ते तो कितना आता है? 5 और ये 8 85। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है जब कभी भी एग्जाम में आपको आता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। जैसा नेचर फ्लोरीन का होगा वैसे ही करीब करीब पूरी फैमिली का होगा। क्लियर? कैसे याद करें? फैट कर्ली ब्राउन इंडियन आंटी। क्लियर? तो अब हमें इनके उपयोगों पर ही विशेष ध्यान देना है, जिसका एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कभी आपको पेपर में आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रखिएगा, मैंने आपको इसका अर्थ भी बता रखा है कि ऋणात्मक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। और ये स्वभाव से कंजूस कौन होते हैं? नॉन मेटल। ये भी एक जानने का तरीका है। तो नॉन माने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन माना जाता है पूरी टेबल में? फ्लोरीन को माना जाता है। क्लियर हो गया? याद रखना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि अगर 2 नॉन मेटल साथ आ जाए तो ये उसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। माने जैसे ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का लवर है? फ्लोरीन। क्लियर हो गया? और इसका कहीं जगह दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। वो क्या है? जैसे आपने सुना होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन एक प्रकार की कोटिंग होती है जो आपके नॉन स्टिकी पैंस पे चढ़ी होती है। और कभी भी कहे ये टेफ्लॉन का फॉर्मूला C2F4। क्लियर हो गया? टेफ्लॉन, नॉन स्टिकी पैन में टेफ्लॉन कोट किया होता है, और टेफ्लॉन की कोटिंग की मदद से वो पैन पर चीज़ें चिपकती तो नहीं है, बट अगर ये टेफ्लॉन हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो ये हमें, बिकॉज आपको पता है फ्लोरीन कहीं होगा तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, माने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, तो हमारी बॉडी के जो ठीक ठाक सेल हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए टेफ्लॉन का इस्तेमाल कम होगा तो ज़्यादा ठीक होगा। इसके अलावा और क्या है? इसका इस्तेमाल होता है टेफ्लॉन माने
फ्लोरीन के हमें मेन चर्चा करनी है, हमारा रडार फ्लोरीन पर रहेगा। तो फ्लोरीन के जो जो कंपाउंड है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। HF एक एसिड होता है जो फ्लोरीन का ही एसिड जिसको होते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये किस काम आता है? ग्लास कटिंग में काम आता है। कभी भी कहें हमें कोई ऐसा तेजाब बताइए जो कांच को काटने में काम आता है, ग्लास कटिंग में काम आता है, वो है HF। जैसे HCl होता है वैसे ही एक HF होता है, तो याद है ना, ग्लास कटिंग में काम आता है। और ये भी आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? ये फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन का एक प्रकार का यौगिक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई जगह इस्तेमाल होता है, आपके AC कूलिंग में, फ्रिज कूलिंग में इस्तेमाल होता है, कई प्रकार के डिओड्रेंट्स में होता है, पेंट्स में होता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन के अनुसार इसका उपयोग वर्जित है, बट आपको पता है उसकी गाइडलाइन की तरह ये ही उसको फॉलो करते हैं, माने स्ट्रिक्टली कोई आदेश नहीं मानता उसका। क्लियर हो गया? तो अगर ऐसा होता तो अब तक तो CFC पूरी तरह दुनिया में बंद हो चुका होता, बट अभी भी धड़ल्ले से CFC इस्तेमाल। और आपको पता है कितना खतरनाक है, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने यानी कम करने में उसकी सघनता में इसका सबसे बड़ा रोल है। और CFC इज आल्सो अ ग्रीन हाउस एजेंट। तो किसका कंपाउंड है? फ्लोरीन का। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्लोरीन एज वेल एज फ्लोरीन का कंपाउंड हमारी बॉडी में इसके कांटेक्ट कम से कम आना चाहिए। बिकॉज अगर ये बॉडी के कांटेक्ट में आए, बॉडी में भी करीब 46% के आसपास क्या है? ऑक्सीजन है। और अगर फ्लोरीन आएगा तो हमारी ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, यानी हमारे बॉडी के सेल्स को डेड करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए CFC से दूर जितना रहे उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट इज, फिर इसमें बात आती है, जैसे कभी आपको पूछ लेता है कि क्लोरीन का और इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बताइए। तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ये इसको हम ब्लीचिंग गैस बोलते हैं, यानी कपड़े का जो रंग उतारना है, कपड़े का रंग उतारने में ब्लीचिंग गैस का इस्तेमाल होता है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस की मदद से हम कपड़े का रंग उतार सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी, उसमें भी क्लोरीन गैस निकलती है, CaOCl2। क्लियर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं इसका नाम, ब्लीचिंग पाउडर। जैसे अगर हम बात करते हैं हरियाणा में, फिलहाल मैं जहाँ क्लास ले रहा हूँ मैडम निशा मैम की एकेडमी, और ये जो स्टूडियो है ये फिलहाल एस्टेब्लिश है पानीपत में। तो पानीपत इज़ फेमस फॉर व्हाट? हरियाणा में कई बात करते हैं, पानीपत इज टेक्सटाइल हब, टेक्सटाइल सिटी ऑफ हरियाणा। तो टेक्सटाइल सिटी अगर बात आ जाए तो ब्लीचिंग पाउडर तो आना ही आना है। बिकॉज कोई भी डाई अगर करनी है, कपड़े पर कलरिंग करनी है, तो पुराना कलर डी कलर करना पड़ेगा। तो ब्लीचिंग इज रिलेटेड विद, कभी आपको बार बार भूल जाता है ये क्या बोल रहा है। ब्लीच का मतलब क्या होता है? साधारण हिंदी भाषा में कहें, मतलब उसको पुराने कलर को उतारना। क्लियर? एक प्रकार से कहते हैं साफ करना, ब्लीच करना। ठीक हो गया? तो ब्लीचिंग गैस का इस्तेमाल, तो मैं आपकी अपनी मातृभाषा में समझाऊं तो उतारना, ब्लीचिंग करना। तो पुराना रंग उतारना है, किसी सरफेस को प्लेन करना है। पूरा देखो, नया रंग तभी चढ़ेगा जब पुराना रंग फेड होगा। तो ये भी कह सकते हैं कॉटन का कलर उतारने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? क्लोरीन गैस इस्तेमाल की जाती है। और ये एंटी बैक्टीरियल गैस भी कही जा सकती है। जितने भी आप वाटर पार्क की बात करें, या हम कोई गवर्नमेंट की कॉलोनी है, कोई नहर का पानी वहाँ साफ होकर जाता है, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर सिंपल RO मशीन लगा पाना इतने बड़े स्तर पर पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है वो। तो हम इस कारण से जब कभी बड़े स्तर पर पानी को साफ करते हैं तो कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग गैस इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है, बड़े बड़े जो आपके वाटर किंगडम पार्क हैं वो वाटर को बार बार रिसाइकिल करते रहते हैं। अब इतना ज़्यादा पानी भर लिया है, 50,000 लीटर वो फेंकेंगे तो है नहीं तालाब का पानी या स्विमिंग पूल का पानी, वो पूल का पानी बार बार रिसाइकिल कौन सी गैस मदद से करें? क्लोरीन गैस। बट ये प्रॉब्लम क्या है? क्लोरीन गैस का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से, नहाने से आपकी अश्रु ग्रंथि बेकार हो सकती है, माने आपकी आंखों में आंसू जो है वो कम हो सकते हैं। और आपको पता है आंसू कितना ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे लिए, तो इसीलिए इसको मिनिमाइज करना चाहिए। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ सीधी सी बात आती है, अगर हम इसको एग्जाम से अगर कनेक्ट करते हैं तो आपकी अश्रुग्रंथि पर बुरा असर डालता है। नेक्स्ट इज, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एक लोती अधातु कौन? धातु तो आपको पता है कौन सी है? पारा, मरकरी। बट नॉन मेटल ऐसी कौन सी? नॉन मेटल एट लिक्विड स्टेट। क्लियर? प्राय जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, उसको ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर भी कह देते हैं। क्लियर हो गया? ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर। और एक केमिकल का आपको याद रखना है, ये फोटोग्राफिक फिल्म वाले इस्तेमाल करते हैं, AgBr। क्लियर? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्म में इस्तेमाल होता है। जब उस पर लाइट डलती है तो वो लाइट के उस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन को अपने ऊपर
छाप लेता है। क्लियर हो गया? तो याद है सिल्वर ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन का एक प्रकार का कंपाउंड है सिल्वर के साथ जो इस्तेमाल किया जाता है। और कभी इसका नेक्स्ट इस फैमिली का क्वेश्चन आ जाए आयोडीन। आयोडीन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। आयोडीन पर क्या प्रश्न बन सकता है? आयोडीन का इस्तेमाल जो गले का थायराइड होता है, थायराइड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और जिसको भी घेंघा, ग्वाइटर, गलगंड है, उसको क्या नहीं मिला होगा? उसको आयोडीन नहीं मिला होगा। एक बात याद रखनी है, समुद्री नमक कोई भी हो उसमें आयोडीन होगा, मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये फिर इतनी ऐड आती है कारगिल कंपनी या अन्नपूर्णा नमक में आयोडीन है, उसमें नहीं है। याद रखिए कोई घास भी अगर समुद्र की है उसमें भी आयोडीन है। क्लियर हो गया? बट कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है, उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी मात्रा आयोडीन की और मिला देती है। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान देना है, वो नमक तो साधारण समुद्र का पानी से निकाल के कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी आयोडीन है। लेकिन कंपनियों को अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए एक नई टैगलाइन वो उस पर देते हैं ऐड में कि हमने आयोडीन एक्स्ट्रा मिलाया है। तो ध्यान रखना, आयोडीन कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं जिसके लिए वो 30-30 रुपये, 40-40 रुपये पर केजी के हिसाब से नमक हमें चार्ज कर रहे हैं। है वो 2-3 रुपये किलो ही नमक। तो ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर, घेंघा होता है और ऑलरेडी वो उसके अंदर होता है समुद्री नमक में। हमारा जितना थ्रेशोल्ड है, अगर वो हम रेगुलरली वो नमक खाते हैं तो वो उतना ही काफ़ी है, हमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त आयोडीन मिलाने की। अभी प्रश्न फिर आता है कि सर किस एरिया में फिर ग्वाइटर के मरीज देखे जाते हैं? जिस एरिया में पहाड़ी नमक का ज़्यादा प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? अब ऐसे आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण का ज़माना है, तो पहाड़ों में भी आपको ये वाला नमक मिल जाएगा। बट फिर भी कभी बात आती है किस एरिया में, जैसे मान लीजिए गुजरात की महिला को, हरियाणा की महिला को, राजस्थान की महिला को या उत्तराखंड की महिला, अगर हम बात करें एक जनरल ऑर्डर में, किसको ये चांसेस ज़्यादा हैं? उत्तराखंड। कारण पहाड़ी एरिया, पहाड़ी नमक का अगर उपयोग ज़्यादा हो रहा है तो इंडिकेशन में ये आता है कि हाँ उसको आयोडीन की कमी होगी, और आयोडीन की कमी के कारण घेंघा, गलगंड। और ये भी बार बार मैं महिला बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि महिलाओं में ग्वाइटर ज़्यादा प्राय संभावना देखी जाती है, जिसकी आवाज़ प्राय सुरीली पतली कहें, नॉट सुरीली, पतली कहें, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाली आवाज़ में ही ये ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन जिसकी आवाज़ थोड़ी सी समय के साथ भारी हो जाए, यानी पुरुषों की आवाज़ समय के साथ साथ भारी हो जाती है, इस कारण से उसको खतरा नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है। और आयोडीन, ये तो ठीक है, आपको आयोडीन कौन सा है? 131 ग्वाइटर को ठीक करता है। एक कभी कहता है EEG, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट में कौन सा आयोडीन काम आता है? आयोडीन 123। इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियोधर्मी आयोडीन होता है, आयोडीन 123। क्लियर? तो आपको बात याद रखनी है। आयोडीन के एक अंदर एक विशेष गुण है, आयोडीन रखे रखे सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? प्योर स्टेट में, मैं नमक के बात नहीं कर रहा, नमक तो NaCl होता है, उसके अंदर थोड़ी मात्रा में आयोडीन है, लेकिन अगर आपके पास प्योर स्टेट में आयोडीन हो तो डायरेक्टली ये सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका नाम क्या होता है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। क्लियर हो गया? तो कभी भी कहे किसी चीज का ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ये सब्लिमेट हो जाता है आयोडीन। जैसे टॉयलेट में देखा होगा आपने, ओडोनिल रखा होता है खुशबू के लिए, वो रखे रखे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कभी एग्जाम में आ जाए, क्या पेट्रोल सब्लिमेट हो सकता है? पेट्रोल सब्लिमेट नहीं हो सकता। पेट्रोल इवेपोरेट तो हो सकता है, वाष्पीकरण से उड़ तो सकता है, लेकिन पेट्रोल कभी ऐसा नहीं होता कि उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दो और सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया? अगर आपने पेट्रोल को जमा भी दिया तभी भी पेट्रोल को पहले सॉलिड से लिक्विड में आना पड़ेगा और लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा। ऐसा संभव नहीं है कि सीधा सॉलिड से गैस, जैसे कैम्फर है, कपूर है, या आपके टॉयलेट में ओडोनिल है, और आपके जो क्या बोलते हैं आप कपड़ों में रखते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां वाइट कलर की होती हैं, वो भी सीधा सॉलिड से गैस कन्वर्ट होती हैं, मतलब वो सब्लिमेट हो जाती हैं। क्लियर? तो हमने अभी ये किस परिवार के यूजेस के बारे में डिस्कस किए? दैट इज फ्लोरीन फैमिली, जो बहुत, मैं आपको बार बार स्ट्रेस देकर कह रहा हूं, इसमें आपकी केमिस्ट्री के लगभग सारी बातों के बारे में डिस्कस होता है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव, नेचर, यूजेस। तो इसलिए ये क्लास को हम बहुत इंपॉर्टेंट माने, किसी भी तरह से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपको केमिस्ट्री को सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ जितनी अभी तक हमने बातें डिस्कस की हैं उनको बहुत सीरियसली समझना है कि क्या क्या बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? हमने बाकी चीज़ों को एलिमिनेट ही कर दिया, माने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमने रखी मक्खन मक्खन आपके लिए।
क्लियर होगा? तो इसलिए ये मत समझना कि ये मैं पार्ट छोड़ दूं, इस जो मैंने क्लास में कराया है, क्लास में जो भी कराया है वो पार्ट आपको कवर करना ही है। क्लियर हो गया? अभी हम बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन के बाद अब आती है बात इनर्ट गैसेस की। हीलियम का जो परिवार है वो किस प्रकार से बर्ताव करता है। तो हीलियम का परिवार के यूजेस क्या क्या है, तो वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। क्लियर हो गया? ये अगर हम देखें पी ब्लॉक एलिमेंट में आखिरी ग्रुप माना जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में। क्लियर हो गया? इसको हम पढ़ा करते थे स्कूल कॉलेज में। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन देते हैं, या जो भी, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। क्लियर हो गया? और ये हीना क्या है? हीलियम गैस। नीना क्या है? नियॉन। ये क्या? AR इज आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। और इस दिस टाइम आपको फिर 8 2 बार जोड़ना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 2 बार क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि दिस टाइम अगर आप प्रेडिक्ट टेबल को देखें, आप आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रेडिक्ट टेबल रेफर करना बहुत जरूरी है। बिना प्रेडिक्ट टेबल को रेफर किए आप बार बार गलती कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा से याद दिला देता हूं। ये आवर्त सारणी अगर देखें हम, इसका सबसे ज्यादा जो राइट वाला जो कॉलम है या कहें ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर अभी। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनको हमने क्यों नहीं डिस्कस किया? बिकॉज दीज ऑल आर मैन मेड, मनुष्य द्वारा हेर फेर करके बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल आज तक कभी एग्जाम में वैसे आया नहीं है, तो डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैन मेड, नेचुरल में भी मुश्किल से वही 40-45 है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो 2 इसमें 8 जोड़ा तो 10 आया, तो नियॉन का नंबर 10 है। आर्गन का फिर उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 18। फिर इसमें 18 जोड़ दे कितना होता है? 36। फिर उसमें 18 जोड़ दे कितना बनता है आपका? 54। इसमें फिर 32 जोड़ कितना होता है? 86। क्लियर हो गया? हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, सिर्फ याद करने का तरीका है। इसमें मतलब कोई भी किसी का डिसगेस्ट हो रहा और नहीं सर मेरा बेइज्जती हो रही है, मेरा नाम ये, तो छोड़ो उस चीज़ को, अभी सिर्फ अपने टॉपिक पर ध्यान करो। हमें इनके उपयोग, एटॉमिक नंबर ध्यान होने चाहिए। जैसे नियॉन एक इनर्ट गैस क्यों है? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 10 है, और अगर 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप बता देंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कंप्लीट। ये सारे इसी प्रकार से कंप्लीट होंगे, इसलिए इनके में कभी कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इनर्ट गैसेस में? 0। क्लियर हो गया? माने जिसके लिए वो एक्सचेंज करना चाहता है। क्लियर हो गया? वैलेंसी की संख्या इनफैक्ट कहें तो वैलेंसी इज 0, बिकॉज ये ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसलिए फिलिंग में, हालांकि आखिरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो जरूर होंगे, लेकिन वो एक्सचेंज करने की मुद्रा में नहीं होंगे कि वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते। दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस या उदासीन गैसेस कहा जाता है। क्लियर इसमें? तो अब हम इसमें इनके उपयोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के इनके उपयोग हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हीलियम की बात करें तो हीलियम के सबसे बड़े उपयोगों में माना जाता है, ये एक कूलेंट की तरह इस्तेमाल होता है अंतरिक्ष यानों में। क्लियर हो गया? सैटेलाइट इंजन को ठंडा करने में कभी कहे कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हीलियम गैस इस्तेमाल होती है। ये गैस की खासियत है खुद गर्म हो जाएगी, इंजन को ठंडा कर देगी। क्लियर हो गया? और जो उड़ने वाले गुब्बारे हैं, बैलून्स हैं, तो कभी भी कहे उड़ने वाले गुब्बारों में, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। याद रखिए, सम टाइम आपने कहीं किसी बुक में अगर ऐसा पढ़ा हो कि सर हमने तो हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ा है, उसको ठीक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन गैस भरी जानी चाहिए थी क्योंकि वो सबसे हल्की है, बट भरी नहीं गई क्योंकि वो एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। तो सबसे हल्की अक्रियाशील गैस तो हीलियम ही है, इसलिए हम हीलियम गैस भरते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अभी, जब कई बात करते हैं हल्के विमान, तो ये हल्का विमान से आपका ये मतलब नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, ये ग्लाइडर्स की बात कर रहा है। छोटे विमान जिसमें 1 आदमी 2 आदमी बैठते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 मीटर ऊपर तक जाते हैं, 250-300 मीटर। और जो मैं बात बता रहा हूँ कमर्शियल जेट की, एयरक्राफ्ट की, ये जाते हैं 8000 मीटर कम से कम,
18,000 मीटर तक भी चले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे एयरक्राफ्ट के टायरों में कभी भी हीलियम गैस नहीं भरेंगे, नहीं तो टायर फट जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वहां हीलियम नहीं भर रहे, यहां क्यों भर रहे हैं? बिकॉज इसका इंजन हल्का है, इसको ऊपर जाने में दिक्कत होती है। ग्लाइडर, ये शब्द आपने पढ़ा हो, ग्लाइडर के विमानों माने ग्लाइडर के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हल्के विमानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक हो गया? क्योंकि ये उसको उड़ने में मदद करती है और 250-300 मीटर तक उसको कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं कि आप ग्लाइडर की मदद से आप अंध महासागर को पार कर लेंगे, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पार करके लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर? और फिर इसमें अगर बात कर लेते हैं हम हीलियम का, और बहुत बड़ा इस्तेमाल क्या है, ये जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वेंटिलेटर पर या कोई गोताखोर जब कभी नदी में जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ एक मिलाना तो चाहिए था नाइट्रोजन गैस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नाइट्रोजन गैस ब्रीदिंग में हेल्प करता है, आपके फेफड़ों को फटने से बचाता है। क्लियर हो गया? बिकॉज इट एक्ट लाइक अ नेगेटिव कैटलिस्ट, नाइट्रोजन। बट यहां पर हम नाइट्रोजन नहीं मिला सकते, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेगा, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज वो नया कंपाउंड हमारे लिए ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करेगा। तो अभी अगर हम हीलियम मिलाए हाई प्रेशर पर भी, तो वो कोई रिएक्ट करने वाला नहीं, कोई कंपाउंड बनाने वाला नहीं, दैट इज। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हल्की भी होती है। तो इसलिए हम ब्रीदिंग में कभी कहे, वेंटिलेटर में कभी कहे, कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? क्लियर हो गया? वेंटिलेटर में हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज, फिर हम बात कर लेते हैं नियॉन गैस। नियॉन गैस जब कभी भी आपको कहे कोई येलो या ऑरेंज डिस्प्ले देना है, आपने देखे भी होंगे किसी चौक पर कोई डिस्प्ले लगे होते हैं जिसको नियॉन डिस्प्ले कहते हैं या प्लाज्मा डिस्प्ले कहते हैं। तो कभी कहे प्लाज्मा डिस्प्ले में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन प्लस आर्गन। क्लियर हो गया? तो इनको प्लाज्मा टीवी गैस भी कहते हैं। ठीक हो गया? प्लाज्मा टीवी गैस। नियॉन से हमें येलो, ऑरेंज, आर्गन से हमें व्हाइट कलर मिलता है। कभी वो कहे क्या इनर्ट गैस या बल्ब की फिलिंग में हीलियम गैस भरी जा सकती है? बिल्कुल भरी जा सकती है, लेकिन हम प्राय भरते हैं व्हाइट कलर के लिए आर्गन गैस, येलो कलर के लिए नियॉन, व्हाइट कलर के लिए आर्गन। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। हीलियम क्यों नहीं? क्योंकि हीलियम आर्गन के अपेक्षा कम मात्रा में, आर्गन सबसे ज्यादा इनर्ट गैस माना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस डिफरेंस को याद रखना है। नियॉन बल्ब बहुत बढ़िया प्रोफेशनल लुमिनस, कई ऑपरेशन थिएटर में जहां पीली रोशनी वाले बल्ब लगे हुए हैं, नियॉन बल्ब कहे जाते हैं। बट आपको पता है धीरे धीरे सारे बल्बों को किसने पीटा है? एलईडी ने, लाइट एमिटिंग डायोड। अब सारे बल्ब हटा दिए गए हैं और उन सब की जगह कौन आ गया है? एलईडी। आपने सुना होगा एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, एवरी डॉग इज अ डे। हर व्यक्ति, मतलब यहां डॉग एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल हुआ है। हर कल्चर के, हर ऑब्जेक्ट के दिन आते हैं, कभी अच्छे बुरे। तो इनके कभी दिन रहा करते थे नियॉन बल्ब्स के, बट अब सारे ही बल्बों को किसने पीट दिया? एलईडी ने। बिकॉज आपको पता है उसके अंदर हीट लॉस ना के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे ज्यादा आर्गन इनर्ट गैस माना जाता है। क्लियर हो गया? मोस्ट एबेंडेंट इनर्ट गैस। क्लियर हो गया? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन सी है? आर्गन। यही कारण ये सस्ती पड़ती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी के क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्रिप्टॉन गैस इस्तेमाल होता है कभी भी एयर लाइट, एयरपोर्ट लाइट्स, हवाई पट्टी की बात करें, कभी भी इस प्रकार की कोई भी बात आए एयरपोर्ट की, तो ये बात आपको लिखनी क्रिप्टॉन गैस। ये बहुत दूर से नजर आ जाती हैं ये लाइटें जिनमें क्रिप्टॉन गैस भरी जाती हैं, और इनकी खासियत, इनको पहचाना जा सकता है, इनकी जो लाइट में ब्लू कलर नजर आता है। क्लियर हो गया? तो इन बल्बों को पहचानने के लिए आपको याद रखना, ब्लू कहते हैं नीली रोशनी फेंकने वाले बल्ब होते हैं ये, और माने दूर से नीले नजर आते हैं, बड़ी दूर से दिखाई दे देते हैं पायलट को कि ये हवाई पट्टी है। तो ये एयरपोर्ट लाइट्स में इस्तेमाल होता है क्रिप्टॉन गैस। जिनॉन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये कैमरा फ्लैश जो होता है, थोड़ी देर के लिए बहुत अधिक फ्लैश देता है, कैमरा फ्लैश, और ये ऐसी गैस होनी चाहिए जो बहुत अधिक तापमान को भी झेल जाए। वो कौन सी गैस है? जिनॉन गैस। तो कभी भी कहे कैमरा फ्लैश में कौन सी गैस भरी जाती है? जिनॉन गैस। नाउ नेक्स्ट इज रेडॉन। कभी कहे कौन सी ऐसी इनर्ट गैस का आइसोटॉप है जो रेडियोएक्टिव होता है? वो है रेडॉन। याद रखना आपको, रेडॉन का आइसोटॉप रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, यानी उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज
निकलती रहती हैं। तो ये इसलिए कभी के इनर्ट गैसेस के कौन से आइसोटोप का इस्तेमाल हम कैंसर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, रेडॉन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको अभी हमने इनर्ट गैसेस के बारे में चर्चा की। अभी हम डिस्कस करने वाले, ये पी ब्लॉक था, अभी हम डी ब्लॉक के एलिमेंट जो जो एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, जो जो बातें हमने अब तक कवर की हैं, एक भी बात आपको छोड़नी नहीं है, सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और हमने एस ब्लॉक पूरा कर लिया, पी ब्लॉक पूरा कर लिया, अब हम लोग डी ब्लॉक के उपयोग को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि डी ब्लॉक के क्या क्या। अब डी ब्लॉक को हम देखिए ऐसे पढ़ने वाले नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो डी ब्लॉक को जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते तो कैसे पढ़ते थे? ऐसे पढ़ते थे। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, यहां भी हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, यानी एलिमेंट्स को ऐसे लिख देंगे। क्लियर हो गया? यानी अकॉर्डिंग टू पीरियड लिख देंगे। ठीक हो गया? कितने पीरियड है आवर्त सारणी में? 7 आवर्त या पीरियड। तो अगर आप देखिए अपनी आवर्त सारणी में, दोबारा आपको दिखा दें तो स्कैंडियम को देखें आप। स्कैंडियम देखिए, एस ब्लॉक जहां खत्म हो रहा है, ये सामने दिख रहा होगा अगर आपको, ये है स्कैंडियम। तो इस प्रकार चलेंगे, 10-10 के हैं ये, इस प्रकार चलेंगे। और ये 3 ही करेंगे, लास्ट वाला मैंने बोला ना मैन मेड, इसको नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 3 ही करेंगे। हम इसको स्कूल कॉलेज में ऐसा पढ़ा करते थे, शक्ति वाले क्रोधित महाराज फिरोज को। क्लियर हो गया? नागराज कॉपर जब्त करें। मतलब एक सेंटेंस बन गया, याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। देख रहे हैं तब पढ़ा था स्कूल में, अभी तक कैसे याद है। शक्तिशाली, एक शक्तिशाली राजा था जो हमेशा गुस्से में रहता था। शक्ति वाले क्रोधित महाराज फिरोज को नागराज कॉपर जब्त करे। जब्त यानी मतलब उसको कंट्रोल में करे, परेशान कर रहे हैं। तो इनका नंबर, इनमें देखो कोई सिमेट्री नहीं होती वैसी कि इनके गुण में समानता हो। बस ये अगर सिमेट्री ढूंढना चाहो तो बस ये सिमेट्री दिखती है आपको। इनके एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो देख रहे हैं कॉपर, जिससे हमारा बहुत बार सामना हो चुका है, कॉपर तांबा 29 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ही वो नंबर है जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द प्रोटॉन, और ये कह सकते हैं विच कंट्रोल दी केमिकल बॉन्डिंग ऑफ अ एटम। तो कभी भी केमिकल नेचर कौन तय करता है? एटॉमिक नंबर ही तय करता है। एटॉमिक मास तय नहीं करता कि उसका केमिकल नेचर क्या होगा, उसका रासायनिक गुण कैसा होगा, ये नीचे वाले नंबर से पता लगता है। अब हम इनके मेन जो इस्तेमाल आपको एग्जाम में, देखिए सबके इस्तेमाल आपको नहीं लिखने हैं। क्लियर? इनमें से आपको 3-4 ऐसे एलिमेंट हैं, वो ही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एलिमेंट हमने सारे लिख दिए कि आपको दोबारा ऐसा ना लगे यार मैंने सुना ही नहीं कभी। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है। देखिए हालांकि कुछ कुछ नेचर स्कैंडियम का भी टाइटेनियम के जैसा ही है, बट स्कैंडियम का कोई पेपर में इस्तेमाल, माने पेपर में कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया। स्कैंडियम ही काफी मजबूत है, लेकिन टाइटेनियम तो टाइटेनियम ही है। तो याद रखना है आपको, कभी भी कहे वॉर मेटल, जंगी धातु कौन सी है? टाइटेनियम। मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, अगेन स्कैंडियम इज आल्सो वेरी हार्ड मेटल बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइटेनियम। तो वॉर, जंगी धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। कोई ऐसा ब्लेड, कोई ऐसा ट्रिमर, कोई ऐसा मतलब आपने कोई साइकिल का कोई ऐसा हैंडल है, आपने कोई साइकिल खरीदी, उसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट टाइटेनियम का बना हुआ है, उसमें बहुत लंबे समय तक वो टूटेगा नहीं, को कुछ होगा नहीं, ब्लेड है तो घिसेगा नहीं, टाइटेनियम। और कभी भी कहे मोस्ट एबंडेंट इंपॉर्टेंट मेटल प्रेजेंट ऑन मून इज आल्सो टाइटेनियम। चंद्रमा में सबसे अधिक जो उपयोगी धातु में माना जाता है वो है टाइटेनियम है। तो कभी आपका चक्कर लगे तो टाइटेनियम ले आना। हालांकि मैं आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम आपको मानना पड़ेगा, इतना बहुत अधिक मात्रा में टाइटेनियम वहां से लेकर आ पाना संभव नहीं होगा हमारे लिए। बट फिर भी याद रखना टाइटेनियम चंद्रमा में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। और इसमें कभी कहे वायुयान, अंतरिक्ष यानों में क्या इस्तेमाल होता है? टाइटेनियम इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? वेनेडियम का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर अब बात करते हैं क्रोमियम। ये देखो 3 का आपको याद रखने हैं, 2 तो ये क्रोमियम और कोबाल्ट। हालांकि कॉपर का भी कुछ कुछ नेचर पॉइजन होता है, बट फिर भी उसको पॉइजन मेटल नहीं कहा जाता। तो एग्जाम में कभी आपको आए पॉइजन मेटल्स कौन कौन सी, पूरी आवर्त सारणी में सबसे विषैली धातुओं में 3 धातुओं को गिना जाता है, तीनों ही का से हैं। तो याद रखना बहुत आसान है, तीनों का से कबूतर, माने हिंदी का पहला व्यंजन का, पॉइजन मेटल।
क्रोमियम, कोबाल्ट, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कैडमियम, इनको पूरी आवर्त सारणी के तत्वों में, विषैले तत्वों में गिना जाता है। मैं अभी कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो ये एलिमेंट्री स्टेट में भी बहुत पॉइजन क्रिएट करते हैं और इनफैक्ट इन्हीं का पॉइजन हमारे शरीर में एंटी पॉइजन क्रिएट करता है। जैसे एक आपने सुना होगा विटामिन B12, सुना होगा विटामिन B12, जिससे हमें मेजर एनीमिया, कोई बच्चा जन्म से पीला है तो उसको पीलिया नहीं है, उसको अगर पीलापन है तो उसको पांडु रोग है, जिसको हिंदी में पांडु रोग कहते हैं, इसी को मेजर एनीमिया कहते हैं। उसके शरीर में एक पॉइजनल एलिमेंट ना के बराबर था, इसलिए एंटी पॉइजन नहीं बना। कौन सा? CO ने कोबाल्ट। कोबाल्ट वैसे पॉइजन है, जैसे आपके शरीर में WBC बढ़ाना है तो क्या करते हैं, WBC बढ़ाने के लिए पॉइजन देते हैं ताकि एंटी पॉइजन बने। भाई जो टीके लगाने वाला तरीका है वो यही तो है। भाई हमने पोलियो का टीका लगाया, यानी इट्स अ टाइप ऑफ पॉइजन विच क्रिएट एंटी पॉइजन। तो वही काम यहां पर भी है। अगर शरीर में कोई बच्चा ऐसा है जो हमने उसको शेल्टर में रखा, कवर करके रखा, 12-15 जन्म से 12-15 साल कवर करके रखा, एक भी बार बीमार नहीं होने दिया उसको, कोई टीका नहीं लगवाया, अचानक 15 साल के बाद उसको जुकाम हो गया, ये भी हो सकता है कि बच्चा जुकाम से ही मर जाए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए एंटी पॉइजन के लिए थोड़ा बहुत चोट चाट, घूमना फिरना, यानी जब तक खुले वेदर में घूमेगा नहीं, कोई कीड़ी उसको काटेगी नहीं, तब तक उसके लिए एंटी पॉइजन बनेगा नहीं। क्लियर? तो ध्यान रखना, पॉइजन मेटल में माना जाता है ये। फिर मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीज का जो कह सकते हैं ये लाल दवाई में होता है KMNO4। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, पक्का हो जाएगा। रेड मेडिसिन किसका कंपाउंड है? KMNO4। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, K2 CR2O7, ये केमिकल इस्तेमाल होता है, ये कंपाउंड इस्तेमाल होता है, ये जो शराबी व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं, कभी उसमें क्या, उस मशीन में क्या भरा होता है? उस मशीन में पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। क्लियर हो गया? और कभी क्या इसमें कौन सी रिएक्शन से मरी हुई गंध दोबारा पैदा हो जाती है? एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया से शराबी व्यक्ति के मुंह से अगर बदबू नहीं आ रही है तो दोबारा बदबू आने लग जाती है। क्लियर हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक है। तो ट्रैफिक पुलिस का जो मशीन है, ब्लोअर मशीन, जिसमें हवा करते हैं और गंद बदबू आने लग जाती है। देखो किसी ने शराब नहीं पे रखी है, वो हवा करेगा तो कोई विनेगर स्मेल या सिरके जैसी गंध पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने शराब या अल्कोहल इंटेक किया हुआ है तो उसके मुंह से सिरके जैसी गंध आना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये एसिड बेस रिएक्शन में इन्हीं के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। क्रोमियम का कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस उस मशीन में थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, और एसिड बेस रिएक्शन से मरी गंध दोबारा पैदा हो जाती है। मारने के लिए भी इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। नेक्स्ट, फिर बात आती है लोहे की। तो भारत वालों को पता है सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा मेटल? लोहा। क्लियर? कारण ये बहुत आयत में मौजूद भी है, आपको पता है झारखंड के बहुत बड़े एरिया में, बिहार के बहुत बड़े एरिया में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत अधिक मात्रा में लोहा भरा पड़ा है हमारे कंट्री में। लेकिन लोहा नंबर 1 मेटल नहीं माना जाता, माने मोस्ट अबेंडेंट में। कभी के अर्थ क्रस्ट में नंबर 1 पर क्या है? मैंने बताया था आपको, एल्युमिनियम। तो लोहे का नंबर क्या है? सेकंड। तो सेकंड मोस्ट है कौन? सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल इज आयरन। लोहा दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु माना जाता है। ठीक हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, लोहे में आपको पता है अगर हम कार्बन मिला दें तो क्या बन जाएगा? साधारण स्टील, जिसको आप इस्पात कह सकते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें कार्बन ज्यादा नहीं मिला सकता। कार्बन क्यों मिला है? भाई कार्बन में नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है, इसमें मेटलिक है तो जंग से बचाएगा। लेकिन एक दिक्कत क्या है? कार्बन ज्यादा मिलाने पर लोहा ब्रिटल हो जाता है, यानी कड़क हो जाता है, और फिर पत्थर की तरह भी टूट सकता है। तो इस ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए हमने स्टील की बजाय कौन सा नया स्टील बनाया? हमने बनाया स्टेनलेस स्टील, यानी जंग रहित स्टील बनाया, और उसमें हमने लोहे में निकल और क्रोमियम एक्स्ट्रा मिला दिया। जितने भी, अब इसमें मात्रा तय क्यों नहीं की? क्योंकि निकल जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ही स्टील यानी स्टेनलेस स्टील महंगा हो जाएगा और उतना ही जंग रोधक हो जाएगा। क्लियर? तो स्टील, जो स्टेनलेस स्टील, इसमें भी कई क्वालिटी आती है, जितना ज्यादा निकल उतना ज्यादा ही जंग रोधक। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, आयरन, निकल और क्रोमियम के ही मिक्सचर को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी एक एलॉय है, ये मिश्र धातु माना जाएगा। इसको कोई मतलब आप धातु, अधातु, उपधातु नहीं मानेंगे। क्लियर? मिश्रण, मतलब कभी के एलॉय का गुण किससे मिलता है? एलॉय का गुण मिलता है
किससे? मिक्सचर से मिलता है, मिश्रण, ये मिश्रण ही तो है एक प्रकार का। नेक्स्ट, इसमें हम और क्या बात डिस्कस कर सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आयरन के बारे में? यस, याद रखना आपको, कोई भी मेटल रस्टिंग के तुरंत बाद आपका भार बढ़ाएगी। तो क्वेश्चन आया लोहे की जंग के बाद उसका भार बढ़ा या घटा? वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस आफ्टर रस्टिंग। क्लियर हो गया? लेकिन मैं आपको याद बता रहा हूं, अगर ये बहुत लंबे समय तक पड़ा रहा तो वो सारी जंग झड़ जाएगी, तो फिर वो लोहा डिके कर जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेपर में आ रहा है कि जंग के तुरंत बाद भार बढ़ता है, नॉट ओनली फॉर आयरन, किसी भी मेटल के लिए मान्य है। और जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, जिसको हिंदी में उपचयन भी कह देते हैं ना। कोबाल्ट के बारे में हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली, इतना ही काफी है। फिर है निकल। याद रखना, कभी भी ये शब्द आए हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोनाइजेशन, जैसे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना, यानी वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी कन्वर्जन, प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में हम वेजिटेबल घी तैयार करते हैं, जिसमें हम कौन सी मेटल को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? निकल। कौन सी गैस मिलाते हैं? हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। लेकिन ये बिना निकल उत्प्रेरक के संभव नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है? हाइड्रोजनीकरण में घी बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? निकल इस्तेमाल की जाती है। कौन सी मेटल? निकल। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ठीक, तो ये एकदम क्लियर रखना है दिमाग में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसका। तो इसमें फिर आ जाती है बात, एक तो होता है सिल्वर, एक होता है जर्मन सिल्वर। कौन सा सिल्वर? जर्मन सिल्वर। याद रखना, जर्मन सिल्वर नहीं लेना आपको, उसमें तांबा, निकल और जस्ता होता है। क्लियर? आपको अगर खरीदना है तो सिल्वर ही खरीदना, कहीं आप इसके चमक के चक्कर में फंस जाओ। जर्मन सिल्वर में क्वेश्चन क्या बनता है? कितना परसेंट सिल्वर होता है? 0%। इसमें तांबा होता है, निकल होता है, जस्ता होता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से एक सिल्वर का क्वेश्चन आता है क्विक सिल्वर। मतलब ये क्यों अभी ध्यान आ गया? निकल के कारण ध्यान आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्विक सिल्वर, तुरंत तैयार चांदी किसे कहते हैं? सॉलिड मरकरी को बोलते हैं। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg, जिसको आप हिंदी में पारा भी कह देते हैं। पारे को अगर ठोस अवस्था में बना दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं पारद मेटल, पारद। और पारद को ही हम इंग्लिश में एक नाम देते हैं क्विक सिल्वर। ठीक हो गया? इनमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस प्रकार से ये चीजें आपको पूछता है। फिर एक बात आती है गन मेटल। गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन होता है। क्लियर हो गया? गन मेटल, तांबा, जस्ता और टिन, Sn। गन मेटल की खासियत होती है, एक तो एक गन के ऊपरी कवर बनाने में काम आती है, इसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है, तो इससे हम बेल भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? टन टन बहुत अच्छी आवाज आती है, गन मेटल। ठीक हो गया? तो आपको ध्यान रखनी है बात कि गन मेटल क्या, जर्मन सिल्वर क्या और क्विक सिल्वर क्या। फिर इसमें तांबे पर और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तांबे पे दोस्तों और क्वेश्चन बन सकते हैं कि आदि मानव की धातु कौन सी है, यानी वो कौन सी मेटल है जिसका उपयोग मनुष्य ने सबसे पहला करना सीखा था, तो वो तांबा है। क्लियर हो गया? इसको एंशिएंट मैन मेटल कह सकते हैं, एंशिएंट मैन मेटल। कौन सी है? तांबा, कॉपर। और ये धातु मुक्त अवस्था में भी मिलती है और संयुक्त अवस्था, यानी ये कंपाउंड स्टेट में मिलती है और प्योर स्टेट में भी मिलती है, तांबा। और नॉट ओनली आदि मानव की धातु ये है, ये बड़ी पवित्र धातु भी माना जाता है इसको, होली मेटल भी। जैसे हड़प्पा कालीन जितने भी मिले अवशेष सब तांबे के, इसलिए आज भी रिचुअल्स में, पूजा पद्धति में तांबे के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हैं। और ये क्वेश्चन भी बनता है, आपके लीवर को कौन से मेटल से दुश्मनी है? कॉपर से। एक्सेस ऑफ कॉपर क्रिएट सीरियस इन्फेक्शन इन लीवर, जिसको लीवर कह दो, जिगरा कह दो या यकृत कह दो। अगर तांबे में आपने कोई भी चीज खाई, क्लियर हो गया? कोई भी चीज माने कोई भी चीज एक्सेप्ट प्योर वाटर, पानी में भी अगर कुछ मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नमकीन पानी नहीं। अगर आप बात करते हैं मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर की, उसमें वो तांबे में रखें तो उल्टा फायदा होगा। लेकिन अगर आपने तांबे में कोई शरबत रखा, कोई दही रखी, दूध रखा, जहर, पॉइजन क्रिएट करेगा। किस पे असर डालेगा? सबसे पहले लीवर पे। क्लियर हो गया? और एक होता है तड़ित चालक,
लाइटनिंग कंडक्टर, यानी जब कभी आपने सुना होगा देने वाला दब्बी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो भगवान ऐसा छप्पड़ ना ही फटे तो अच्छा है। कई बार क्या होता है, लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है घर पे, और घर का जो सरिया है लेंटर वाला सारा राख हो जाता है और लेंटर गिर जाता है। लेकिन अगर वो बिजली को रास्ता मिल जाता जमीन पे जाने का तो बच जाते। तो उस बिल्डिंग के ऊपर एक त्रिशूलनुमा आकृति लगी होती है, आपने देखा होगा कई टावरों में लगी होती है, ऊंचे ऊंचे टावरों पर। तो किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तड़ित चालक। तड़ित चालक कॉपर का बना होता है, तांबे का बना होता है। ये घरों में डोमेस्टिक वायर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तांबा। इसके अलावा और क्या विशेष बात है तांबे को लेकर, ये मैंने आपको कंपाउंड बताई दी है। इसके कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे तांबा और जस्ता मिला दो तो क्या बनेगा, तांबा और जस्ता मिला दो तो पीतल, ब्रास। तांबे में टिन मिला दो तो क्या बन जाएगा, कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ और, तांबे का एक फेमस कंपाउंड है जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा बोलते हैं। ये डाई में काम आता है, ब्लू विट्रियोल, क्लियर। नीला थोथा कलर, डाई कलर में काम आता है। एक प्रकार का पॉइजन, जहर भी है ये। तो जब कभी आप घर पर गोंद वगैरह बनाएं, ग्लू बनाएं, ग्लू मेकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा ये मिला दें, आप आटे की गोंद बना ले चाहे आप, उसमें आप ये मिला दें, उसको कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, कोई चूहा नहीं खाएगा उसको। ब्लू विट्रियोल इज अ टाइप ऑफ पॉइजन, नीला रंग देता है ये। कभी के तांबे की जंग किस रंग में होती है, तांबे की जंग जो है ग्रीन कलर में होती है। रस्ट ऑफ कॉपर इज ऑफ ग्रीन कलर, हरे रंग की होती है तांबे की जो रस्ट आती है इसके ऊपर। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं स्कैंडियम फैमिली हमने कवर कर लिया, मैंने स्कैंडियम का जो पीरियड हमने पढ़ा था वो कवर कर लिया। इसके साथ अब जो आ रहा है दूसरा वो कवर करते हैं, जिसको हम यत्रियम फैमिली कह देते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ऐसे पढ़ते थे, यारा नभ में मोलिबिडनम, यारा नभ में तक रार पड़ी सिल्वर की, सिल्वर इज एजी, ठीक है। यारा नभ में तक रार पड़ी सिल्वर की, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यारा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7 और ये 48 कैडमियम तक गए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमारे लिए तांबा, पैलेडियम और कैडमियम वो ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं पैलेडियम की। तो पैलेडियम अगेन कुछ कुछ एल्यूमिनियम की तरह गुण रखता है, एल्युमिनियम की तरह ही काफ़ी हल्का और मजबूत है। तो कभी कहे पैलेडियम कहाँ इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट मेकिंग में। क्लियर हो गया, एयरक्राफ्ट मेकिंग, वायुयान बनाने में उपयोगी धातु है पैलेडियम, और बहुत रेयर है इसलिए महंगी भी बहुत है। सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, यानी इससे ज़्यादा अच्छा चालक नहीं, सबसे बढ़िया सुचालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, कि ना सिर्फ विद्युत धारा का, ये हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है। यानी जैसे अगर आप कहें हमने ना 4 अलग अलग चम्मच, चांदी की है एक तांबे की, एक लोहे की है और एक जो भी आपको पसंद है एल्युमिनियम की, ठीक है। 4 अलग अलग मेटल है, तांबा, लोहा, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और कौन सा था, कितना, 3 हो गए ना। तो 4 मेटल कोई भी आप ले लो, एक ये आयरन और एक एल्युमिनियम, हाँ ये 4 हो गए। अब हमने इनको रखा हुआ है 100 डिग्री पर ठंडा होने के लिए। तो कभी कहे कौन सी चम्मच सबसे जल्दी ठंडी होगी, याद रखना है अगर हीट की बात करेंगे तो जो बेस्ट कंडक्टर है वो जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। तो चांदी की चम्मच सबसे जल्दी गर्म भी होगी, सबसे जल्दी ठंडी भी होगी। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कौन सबसे ज्यादा करेगा, चांदी। तो चांदी का तार अगर करंट में लगा दो तो कभी भी गर्म ही नहीं होगा। तो समझ रहे हैं, अब 2 अलग अलग बात है। आग में चांदी को गर्म करोगे तो सबसे जल्दी गर्म होगी, बिजली से चांदी कंडक्ट करोगे तो चांदी गर्म ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है, कोई तार है जो अगर गर्म होकर पिघल जाता है बार बार, वहां चांदी का तार लगा दो, कभी पिघलेगा नहीं। ठीक हो गया। तो आपको बात याद रखनी है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, और जो बेस्ट कंडक्टर हीट का है वो जल्दी गर्म भी हो रहा है और जल्दी ठंडा भी हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जा चुका है। और चांदी अगर बात करें तो ये AgBr तो अभी आपने पढ़ ही लिया था, सिल्वर ब्रोमाइड। इसके अलावा एक होता है चुनाव की इंक, कभी के इलेक्शन कमीशन जो निशान देता है वो कौन सा कंपाउंड, वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, चुनाव की स्याही बोलते हैं इसको। एक होता है सिल्वर कंपाउंड जो बरसात करवाने में काम आता है, सिल्वर आयोडाइड,
इससे एयर में जो वेपर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी संघनित हो जाते हैं और वो बरस जाते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड, ये भी पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आप पुराने 10 ईयर्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिल्वर आयोडाइड। नाउ नेक्स्ट इसमें और क्या बात पूछ रहा है, जो ये याद रखना है, कह रहा है सिल्वर फॉयल, वो सिल्वर फॉयल नहीं होता, क्या होता है वो एल्युमिनियम फॉयल होता है, सिल्वर फॉयल नहीं होता है। और आपके शरीर में करीब करीब याद रखना है 1 तोले के आसपास लोहा है, माने 9 से 10 ग्राम अगर आप स्वस्थ हैं तो लोहा है, और करीब 3 से 4 ग्राम आपके खून में चांदी भी है, और 2 से 3 ग्राम शुद्ध 24 कैरेट सोना भी है, ठीक है। लेकिन आप गर्दन काट के सोना निकालने की गलती मत करना, वो आपके पूरे खून में मिला हुआ है, जिसको डिस्टिल करना बहुत मुश्किल काम है। डिस्टिलेशन यानी अलग करना बहुत मुश्किल काम है। पता लगा आपने 10,000 का सोना निकाला और 10,000 से ज़्यादा उसको निकालने की कॉस्ट आ गई। अब हम बात कर लेते हैं लेंथेनाइड्स में, ये करीब करीब फिनिशिंग की तरफ है, अभी प्रेडिक्टेबल खत्म होने वाली है। लेंथेनाइड्स में हमें पढ़ते हैं लाफता, क्लियर हो गया, लाफता। लाफता वो रोज, लाफता वो रोज, इधर पहुंचा आज मरकरी, इस प्रकार से है। यहां पर स्टार लगा होगा आप देखिए प्रेडिक्टेबल में, क्योंकि 57 था, 57 नंबर के बाद हमें कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, माने बहुत सालों तक ढूंढते रहे, 57 के बाद सीधा हमें 72 मिला। फिर अब जो मिला हमने लगा दिया, हमें लगा होगा नहीं। बाद में कई सालों के बाद रिसर्च पे पता लगा कि नहीं ये हैं, बट बहुत रेयर हैं, तो उनको हमने एफ ब्लॉक में शामिल कर दिया, ठीक है। ये डी